नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं त्रिभुवनपति व्यास सांगरे सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी जो यहाँ पर प्रश्नावली चल रही थी वो प्रश्नावली थी बहुपद, और बहुपद में भी हम 2.4 प्रश्नावली का एक प्रश्न हमने सरल कर लिया था। शेषफल प्रमेय के द्वारा दिया गया गुणनखंड, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, कि जो एक बहुपद दे रखा है वो दिए गए दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, उसको हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से सरल किया था। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी अपने को यही ज्ञात करना है, लेकिन अब यहाँ पर अपने को जो विधि काम में लेनी है वो है गुणनखंड विधि बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी बिल्कुल वही काम है अपना जो हम शेषफल प्रमेय में करते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पर जब हम गुणनखंड प्रमेय की बात करते हैं तो जो अपने पास एक अचर राशि जो दे रखी है उसके सर्वसंभव गुणनखंडों को हम प्लस माइनस में लेकर के सरल करते हैं, पता करते हैं कि इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार की विधि को हम हिट और ट्रायल मेथड भी कह रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ जो प्रश्न संख्या 2 दे रखा है अपने को, दूसरे का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, क्या प्रश्न दे रखा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से जो है gx जो दे रखा है वो px का गुणनखंड है या नहीं, ये पता करना है। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से क्या दिया प्रश्न, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए कि gx बहुपद px का गुणनखंड है। तो यहां पर आपको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से यह बताना है कि जो gx दे रखा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दे रखा है px और gx, और प्रश्न में क्या दिया है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो अब यहां पर अपने को px और gx अलग अलग दिए। पहले प्रश्न में दिया हुआ है px किसके बराबर दिया है, इसमें px दिया है मुझे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 1, और gx जो दिया वो क्या दिया है, gx दिया है x प्लस 1। अब यहां पर जो है इस एक के गुणनखंड क्या होंगे, सर्वसंभव के एक के गुणनखंड या तो प्लस 1 या माइनस 1, यही हो सकते हैं। लेकिन जहां पर अपने गुणनखंड संभव है तो हम उसको गुणनखंड विधि से ही सरल करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए आप, कि 4 पद है, इसमें 2-2 पदों के युग्म बना करके हम गुणनखंड बना सकते हैं। और गुणनखंड भी ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि गुणनखंडों के जब हम बात करते हैं तो गुणनखंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो सार्वग गुणनखंड, एक समूह विधि के द्वारा, तीसरा पूर्ण वर्ग, चौथा अपूर्ण वर्ग गुणनखंड, त्रिपदीय अपूर्ण वर्ग, और 5वां जो गुणनखंड होता है वो 2 वर्गों का अंतर, और फिर छठे प्रकार को जो गुणनखंड होते हैं वो चक्रीय गुणनखंड कहलाते हैं, साइक्लिक ऑर्डर के। तो यहाँ पर ये जो जब हम गुणनखंड की बात करते हैं प्रकारों की, तो गुणनखंड की प्रकारों में यहाँ पर समूह विधि के द्वारा इसके गुणनखंड किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सार्वग गुणनखंड आपको नहीं मिल रहा है कि सब में यहाँ तक x कॉमन आ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या गया 1, इसका मतलब सार्वग गुणनखंड तो नहीं है। सार्वग गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि मेरे को अगर एक ऐसा गुणनखंड दे रखा है जैसे kx प्लस ky प्लस
के जेड। तो ये सार्वभौम गुणनखंड हो गया, इसमें के सब्जेक्ट सभी जगह कॉमन आ रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब इसके टुकड़े करते हैं तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, एक गुणनखंड इसका के हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो के है और एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। जैसे यहाँ पर अपन उदाहरण लेते हैं, 12 के दो गुणनखंड कर दें तो 4 इंटू 3, तो एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। 6 इंटू 2, एक 2 हो गया, एक 6 हो गया। 1 इंटू 12, ये भी आप गुणनखंड ले सकते हो। फिर इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भी आप गुणनखंड ले सकते हो कि 2 दूनी 4, 4 से 12। तो ये सारे के सारे इसके सर्वसंभव गुणनखंड कहलाते हैं। जो सार्वभौम गुणनखंड की जब बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज, जैसे इसमें के नहीं लेकर के मैंने लिख दिया 2x प्लस 4y प्लस 6z। अब यहाँ x y z तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6। इसका मतलब 2 4 6 सब में किसका भाग लगेगा, 2 का। तो 2 का भाग लगाते ही क्या आ गया मेरे पास, x प्लस 2y प्लस 3z। तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड आ गए, एक तो 2 हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 2y प्लस 3z। ये इसके दो गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर ठीक अपने को इसी विधियों को काम में लेकर के इनके गुणनखंडों को पता करना है कि इनके गुणनखंड क्या है। और ये सारा काम किससे करना है, गुणनखंड प्रमेय से करना है। तो गुणनखंड प्रमेय से किस प्रकार से करोगे, अब यहाँ पर सार्वभौम गुणनखंड तो मेरा बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। तो पहली विधि तो मेरी काम की नहीं रही, क्योंकि पहला जो प्रकार था वो तो काम का नहीं। तो दूसरा प्रकार यहाँ पर क्या है, समूह के द्वारा। अब मैं यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पदों को साथ में ले लिया कि एक तो इसको ले लिया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और एक मैंने यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया प्लस लगा करके माइनस 2x और माइनस। ये मैंने इस तरह से समूह बना दिया। और जब भी हम ब्रैकेट बना करके समूह लिखते हैं तो दो ब्रैकेटों के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगाइए, क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस का लगा दूंगा तो ये निशान बदल जाएंगे, इंटू का लगा दूंगा तो इसका सारा अर्थ बदल जाएगा, भाग का लगा दूंगा तो अर्थ बदल जाएंगे। लेकिन प्लस का चिन्ह लगाने से ये प्रश्न में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए मैंने इनके समूह बनाते समय इन दोनों को अलग कर दिया, उन दोनों को अलग कर दिया। अब यहाँ पर मैंने बीच में प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस इंटू माइनस किया, माइनस के माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस के माइनस। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो वापस मुझे यही प्रश्न मिलेगा, लेकिन अगर मैंने गलती से यहाँ पर प्लस की जगह कोई दूसरा चिन्ह ले लिया या लगाए नहीं तो इसका मतलब सीधा इनका गुणनफल हो गया। इसको खोलूंगा तो ये वाली चीज मुझे वापस नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जब समूह बनाते हो तो जो भी समूह बन रहे हैं उनको ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेटों के बीच में हमेशा किसका चिन्ह लगाओगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे। अब यहाँ पर समूह में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पहले समूह में कॉमन क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 1। और दूसरा समूह जो दे रखा है, इस दूसरे समूह में क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी -2x और वहाँ -1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ये देखिए जब समूह बनाता हूं तो ये वाली चीज दोनों ब्रैकेटों में एक समान आएगी। अगर एक समान आती है तो हम कहते हैं ये समूह विधि से गुणनखंड हो रहा है। मतलब आपको जितने पद दे रखे हैं उन पदों के हम अलग अलग समूह बनाएंगे और फिर उन समूहों में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड को पता करेंगे और उसको हम कॉमन लेंगे, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या बचेगी वो सब में एक जैसी होगी। तब हम पहले प्रकार में चले जाएंगे सार्वभौम गुणनखंड। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 मेरा फिर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2x प्लस 1। तो यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 1 बच गया। अब x स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर एक बीजगणित की सरल समीकरण हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसके क्या हो गए, सारे गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर क्या दे रखा मुझे, gx क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए गौर कीजिए, gx मुझे क्या दिया है, x प्लस 1। अगर ये इसका गुणनखंड है तो gx का मान क्या होना चाहिए, तो यदि gx
अगर 0 के बराबर है तो x प्लस 1 किसके बराबर हुआ? 0 के। तो x का मान कितना हो गया? -1। अब यहाँ पर x का मान मैं -1 लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 और -1, ये क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये हो गया -2 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया? इंटू में 0 और यहाँ पर क्या हो गया? -2। अब अगर मैं कोई भी संख्या का 0 से गुणा करता हूँ तो गुणनफल क्या आएगा? 0। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो ये क्या विधि हो गई? मेरी गुणनखंड प्रमेय विधि हो गई, जिससे मैंने पता कर लिया कि x प्लस 1 जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या है? लास्ट में 0 आया। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, यह गुणनखंड है। हाँ, गुणनखंड है। क्या लिख देंगे हम? यस, g प्लस एक्स इज द फैक्टर ऑफ px, कि gx जो है वो px का गुणनखंड है। तो क्योंकि जब मैं अगर इसका गुणनखंड का मतलब क्या होगा? अगर मैं कोई फैक्टर का, कोई गुणनखंड का भाग लगाता हूं दिए गए पद में और शेषफल 0 बच जाता है तो निश्चित रूप से वह इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो यहां पर मेरे पास शेषफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। दूसरा इसका तरीका क्या होगा? अगर मैं शेषफल प्रमेय की बात करता हूं तो शेषफल प्रमेय में कैसे सरल करेंगे? शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय में x का मान मैंने सीधा 1 निकाल दिया, -1, और यहां पर क्या दे रखा है मेरे को? px दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? px। तो px किसके बराबर है? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अब यहां पर मुझे क्या निकालना? p-1। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और ये -1। तो p-1 क्या हो गया? -2, क्योंकि -1 के ऊपर घात 3 लगी हुई है तो उत्तर माइनस में आएगा, और 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2 एकम 2। 1 के ऊपर -1 के ऊपर घात 2 है, इसलिए क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस के 2 और ये माइनस के, तो -2 प्लस 2 कट गए, प्लस 1 -1 कट गए, तो p-1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये हो गई मेरी कैसी? शेषफल प्रमेय। तो मैं इस शेषफल प्रमेय की सहायता से भी ज्ञात कर सकता हूं कि ये इसका गुणनखंड। लेकिन अपने को प्रश्न में क्या दिया? गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आपको ज्ञात करना है कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर है तो आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहां पर ये जो प्रश्न अपने को दे रखे हैं, इन प्रश्नों में अपने को x का मान रख करके भी हम इसके गुणनखंड की जांच कर सकते हैं, और अगर x का मान नहीं रखते हैं तो हम यहाँ पर गुणनखंड करके भी इसको पता कर लेंगे कि इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं। तो ये इसके गुणनखंड प्रमेय कहलाएगी कि इसमें हमने x का मान नहीं रखा, हमने इसके गुणनखंड ज्ञात किए और देखा क्या इसमें वो gx जो दिया वो यहाँ पर आ रहा है क्या? हाँ, x प्लस 1 यहाँ पर भी है और x प्लस 1 यहाँ पर भी है। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो ये चीज अपने को यहाँ पर नोटिस में लानी है कि अगर मेरे को यहाँ gx ये मान दे रखा है x प्लस 1, तो इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं? ये इसके गुणनखंड आ रहे हैं, और इसके गुणनखंड में ये स्पेशली ये मान आ रहा है मेरे पास x प्लस 1 जो वहां पर मुझे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 1 इस px का गुणनखंड है। तो ये विधि जो कहलाएगी ये गुणनखंड प्रमेय विधि कहलाएगी, और ये जो विधि कहलाती है ये शेषफल प्रमेय विधि कहलाती है। लेकिन दोनों विधियों से हम पता कर सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। लेकिन अभी अपने लिए विधि कौन सी जरूरी है? ये जो पहला मैंने तरीका बताया ये विधि मेरे लिए काम की है, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से तो मुझे इसके गुणनखंड करने होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है, और उसको सरल करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अपन आगे बढ़ते हैं अब
दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पी एक्स क्या दिया मुझे? प्रश्न संख्या 2। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो आ गया मेरे पास पी एक्स। और जी एक्स मुझे यहां पर क्या दिया है? x प्लस 2। जी एक्स क्या दिया है? जबकि जी एक्स मुझे दिया है x प्लस 2। अब यहां पर भी मुझे ये पता करना है कि क्या यह इसका गुणनखंड है क्या। तो अगर मैं यहां पर युग्म बनाता हूं तो यहां पर क्या कॉमन ले लिया मैंने? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यह x प्लस 3 बच गया, और यह एक कॉमन लेता हूं 3x प्लस 1 बच जाता है। क्योंकि अब यहां पर मैं अगर गुणनखंड प्रमेय की बात करता हूं तो यह 4 जोड़े बने हुए हैं, 4 पद आए हुए हैं। इन 4 पदों को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं गुणनखंड करते समय? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और एक जोड़ा अगर मैं ये साथ में लेता हूं प्लस 3x प्लस 1, तो यहां पर क्या कॉमन आ गया मेरे पास? x स्क्वायर। यहां बच गया x प्लस 3, और अगर यहां मैं 1 कॉमन लेता हूं तो ये जाएगा 3x प्लस 1। तो ये देखिए यहां पर अलग अलग मान आ रहे हैं, अलग अलग मान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर मैं इन दोनों को साथ में लूं तब भी नहीं बैठेगा, कि अगर मैं 3x कॉमन ले लिया तो यहां पर x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां तो ये थोड़ा सा इसमें बैठ जाएगा। क्या अगर मैं ये गुणनखंड लेता हूं इसके x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसके गुणनखंड a क्यूब प्लस b क्यूब x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर मैं कॉमन लेता हूं 3x, तो क्या गया? x प्लस 1। तो यहां देखिए मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 1 कॉमन आ जाता है। तो x प्लस 1 मैंने कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच जाएगा? x प्लस 1 कॉमन लेते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3x। ये बच गया मेरे पास। क्या बच गया? क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब की सरल समीकरण मैंने यहां पर काम ले ली, तो इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया और इन दोनों को साथ में लिया, तो यहां पर क्या बच गया? x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद, और यहां पर इसके फैक्टर किए तो क्या आ गए? x प्लस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी तक आपने ये सरल समीकरण पढ़ी नहीं है, इसके आगे वाले में ये आ जाएगी, लेकिन पहले से अपने को ये गुणनखंड पूछ लिया तो अपन यहाँ इसकी इस प्रकार के गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसको आगे और सरल करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? x प्लस 1, और यहां पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि ये दोनों कैसे सजातीय पद थे, 3x में से 1x चला गया तो ये आ गया 2x। अब यहां पर आपको मध्य पद को तोड़ करके लिखना कि इसका गुणनफल क्या आना चाहिए, कि गुणनफल हो जाना चाहिए एक्स स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, तो यह आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर कॉमन ले लिया मैंने x, तो क्या बच गया? x प्लस 1, और यहां पर प्लस 1 कॉमन लिया तो हो गया x प्लस 1। तो ये सारे के सारे अगर गुणा करता हूं तो x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 1, जबकि यहां पर क्या दे रखा है? x प्लस 2 दे रखा है। यहां कोई भी मेरा गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब gx जो है इस px का गुणनखंड नहीं है। तो दूसरे में हम क्या कर सकते हैं कि यदि gx बराबर 0 है तो gx बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया? -2। अब यहां पर p माइनस 2 का मान निकाल दीजिए, p माइनस 2, तो यह आ जाएगा -2 का क्यूब, क्योंकि px क्या दे रखा है? ये दे रखा है x क्यूब, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू
-2 प्लस 1, तो p -2 क्या आ रहा है, माइनस के 8, यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये हो गए प्लस के 2 3 6, माइनस के 6 और प्लस 1, ये p -2 कितना आ गया, p -2 गया 12 और 1 13, जबकि ये 8 और 6 -14, तो p -2 की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब x + 2 इसका गुणनखंड नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड नहीं है। तो यह गुणनखंड प्रमेय होगी जिसमें गुणनखंड की सहायता से हम ये पता करते हैं कि दिया गया जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो यहां आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे और ये जो सीधा सा x³ + 3x² प्लस, तो ये सीधा अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है, x + 1 का होल क्यूब भी बन सकता है कि अगर यहाँ पर x + 1 x + 1 x + 1 आया तो इसको सीधा अपन खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, x + 1 का होल क्यूब। ये भी इसका उत्तर, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, x + 2, तो यहाँ x + 1 आ रहा है, जबकि वहाँ गुणनखंड में क्या दे रखा है, x + 2, तो यहाँ x + 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब x + 2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं। अगर होता तो यहाँ पर कोई ना कोई अपने को, जैसे पिछले प्रश्न में अपने को गुणनखंड मिल गया था x + 1, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ अगर ये गुणनखंड होता तो यहाँ x + 2 जरूर अपने को मिल जाता, लेकिन यहाँ पर मिला नहीं, इसलिए यह इसका गुणनखंड नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये 8 होता तो मे भी ये इसका गुणनखंड हो जाता, क्योंकि 2 का जब घन करते हैं तो वो 8 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर ये 8 होता तो इसका गुणनखंड होने की संभावना बन जाती, और 8 नहीं है। तो दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे पास इसका जोड़ आ रहा है कितना, 14। तो अगर यहाँ पर 2 होता तो 12 और 2 14, तो यहाँ 8 की जगह 8 नहीं 2 होता तो ये इसका निश्चित रूप से गुणनखंड होता। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 1 है, और 1 के गुणनखंड क्या होता है, 1 ही होता है। 2 होता तो अगर उसके हम गुणनखंड निकालते तो उसके सर्वसंभव गुणनखंड क्या बनते, 1 और 2। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न बिल्कुल इसी पैटर्न का है। तो आज इस प्रश्न को हम समाप्त कर देते हैं। थोड़ा जल्दी से करेंगे, तेजी से करेंगे, द्रुत गति से करेंगे, क्योंकि तरीका यही है। अब आपको मैंने गुणनखंड प्रमेय बता दिए। गुणनखंड प्रमेय क्या है कि आपको गुणनखंड करने उसके बाद पता करने। तो तीसरे में दे रखा मेरे को px बराबर, इसका जो तीसरा प्रश्न है दूसरे का तीसरा पार्ट, उसमें क्या दिया, px बराबर x³ - 4x², x³ - 4x², उसके बाद दे रखा है +x + 6, +x और +6, और gx क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है बराबर x बराबर gx बराबर x - 3। अब यहां पर देखिए आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, 6, और 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, +-1 +-2 और +-3। इसका मतलब 6 में 1 का भाग भी लगेगा, 2 का भी लगेगा, 3 का भी लगेगा। तो यहाँ पर प्लस भी 3 आ रहा है, माइनस भी 3 आ रहा है। तो ये हो सकता है, यहाँ पर इसकी संभावना बनती है कि गुणनखंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं अगर कॉमन लेकर के या कोई चीज़ देखता हूँ तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ, x³ - 4x² +x + 6, तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है मेरे पास। कि अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x² - 4 आ गया और यहाँ पर x + 6 आ गया। लेकिन यहाँ पर x² - 4 आने पर एक टुकड़ा हो जाएगा, x + 2 और एक हो जाएगा x - 2, तो वो भी मेरे को चीज़ यहाँ पर मिल नहीं रही है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि gx बराबर क्या दे रखा, x - 3। तो सीधा अपन क्या करेंगे, यदि gx बराबर 0 हो तो x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो अब यहां पर p3 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3³ - 4 × 3² + 3
और प्लस 6, ये सारे मान मेरे पास आ जाएंगे कि भाई ये जो मान दे रखा है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया 3 3 9 30 27 और ये माइनस 3 3 9 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6 27 और 3 30 और 6 36, ये क्या हो गया 36 माइनस 36, तो ये यहाँ पर आ गया 0। इसका मतलब x माइनस 3 जो है इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड पता कर सकते हो कि यहाँ 6 का जो गुणनखंड है -3 दे रखा, तो यहाँ इसकी संभावना बन जाती है कि ये इसका गुणनखंड है और हम इस गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देख करके पता करना पड़ेगा कि इसके अन्य गुणनखंड, तो यहाँ पर अब क्या सरल करना है कि इसको भाग दे करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब भाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ x का मान जब 3 रख के देखा तो अंत में क्या आ गया 0 आ गया, और अंत में 0 आया इसका मतलब ये जो gx दे रखा है ये gx इस px का एक गुणनखंड है। और इस तरह से हमने गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर लिया कि दिया गया जो बहुपद का जो ये मान है gx जो है px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से किसी भी गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ आप गुणनखंड भी इसके कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस अपने को लंबा होगा। यहाँ पर कॉमन लेकर के सरल करना पड़ेगा। इन दोनों को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो x स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 4 यहाँ पर लेता हूँ तो x प्लस 6 आ जाता है। तो ये गुणनखंड अपने को जो है डायरेक्ट नहीं देगा, यहाँ पर इसका भाग लगाना पड़ेगा, तब इसके आगे के गुणनखंड मुझे प्राप्त होंगे। तो यहाँ शेषफल प्रमेय में भाग विधि को भी हमें काम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सीधा मान रख देता हूँ x माइनस 3 दे रखा, अगर मैं x बराबर 3 कर लेता हूँ तो यह px का मान 0 बन जाता है और मुझे ज्ञात हो जाता है कि दिया गया जो gx जो है ये px का एक गुणनखंड है। तो आज जो है हमने दूसरा प्रश्न सरल किया, प्रश्नावली 2.4 का। अभी इसके 3 प्रश्न और बचे हैं, 3, 4 और 5। उसके पहले हम विभिन्न प्रकार की सर्व समीकरणाएं समझेंगे, फिर इन प्रश्नों को सरल करेंगे। और ये सर्व समीकरण हम आपके लिए अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।